हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 19 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नैना जैसे ही किचन की ओर कदम बढ़ाने लगी, पीछे से वीर की कांपती हुई आवाज़ आई, गुड़िया। नैना के कदम वहीं जम गए। उसकी पीठ सौर्य, वीर और मृत्युंजय की तरफ थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पलकों की कोर पर आंसू आ चुके थे। वह जानती थी कि खुद को पत्थर बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन वीर के मुंह से गुड़िया सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी मृत्युंजय ने कॉफी का घूंट भरते हुए बड़े ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हारे भाई आए हैं स्वीटहार्ट, इनसे नहीं मिलोगी? नैना ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने आंखों के आंसू पी लिए और एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती उनकी तरफ पलटी। सामने सौर और वीर की आंखें भरी हुई थी। उनके चेहरे पर अपनी बहन को इस हाल में देखने का दर्द साफ झलक रहा था। नैना का मन हुआ कि वह दौड़कर उनके गले लग जाए और फुट फुट कर रोए, उनसे बताए कि वो कितने दर्द में हैं। लेकिन मृत्युंजय की उस धमकी ने उसके पैरों में बेरिया डाल रखी थी। उसने खुद को काबू किया और चेहरे पर एक नकली बेरुखी लाकर बोली, बेबी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इनसे कहिए कि यहाँ से फौरन चले जाए। आखिर आपने कब से ऐसे बेगैरत लोगों को हमारे घर में आने की इजाज़त दे दी? नैना के शब्द जहर की तरह सौर और वीर के कानों में पड़े। वीर तो जैसे सुन ही हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वो छोटी बहन, जिसे उसने अपनी जान से ज़्यादा चाहा, उसे बेगैरत कह रही थी। और मृत्युंजय जैसे इंसान के घर को अपना घर बता रही है। वीर की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए वीर की तरफ देखा और फिर नैना की ओर। उसे मज़ा आ रहा था नैना के इस बदले हुए रूप को देखकर। वीर तड़पकर नैना के पास आया और उसकी हथेलियों को अपने हाथों में भरते हुए रूंधे गले से बोला, गुड़िया, देख तेरा वीर भाई, हम तुझे यहाँ से लेने आए हैं, तू चल हमारे साथ। नैना ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाया और नफरत भरी नज़रों से उसे देखा। कहाँ लेने आए हैं और क्यों? आज आपको अपनी इस गुड़िया की याद आई? उस दिन कहाँ थे जब आपके सगे दादा पृथ्वी रघुवंशी ने मुझ पर गोली चलाई थी? वह तो शुक्र है मेरे पति का, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचा ली। आप लोग तो वहां बुत बनकर खरे तमाशा देख रहे थे और आज मुंह उठाकर चले आए मुझे ले जाने। आपको क्या लगता है आप कहेंगे और मैं आपके पीछे पीछे चल दूंगी? उसकी बातें सुनकर तो वीर सुन्न हो गया था। वहीं सौर्य ने भी आगे बढ़कर धीमी और भारी आवाज में कहा, जानते हैं गुड़िया, हम जानते हैं कि तुझे बहुत तकलीफ हुई है। हम भी उस सदमे में थे। हमसे गलती हो गई कि हम उस वक्त कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब हम दादाजी के खिलाफ जाकर खड़े हैं तेरे साथ। तू डर मत, तेरे दोनों भाई तेरी ढाल है। तुझे ना ही दादाजी से डरने की जरूरत है और ना ही इस मृत्युंजय रनावत से। हमारे साथ चल, हम जानते हैं कि तू किसी मजबूरी में ही यहाँ रुकी होगी। नैना ने खुद को और पीछे किया और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर बड़े अहंकार से बोली, कहाँ से लग रही हूँ मैं आपको मजबूर? आप लोगों ने शायद सुना नहीं, जो मैंने उस दिन मीडिया के सामने कहा था वो 100% सच था। मैं मृत्युंजय से मोहब्बत करती हूँ और उनकी इसी मोहब्बत के लिए मैं घर छोड़कर भागी थी। मृत्युंजय वहां बैठे बड़े इत्मीनान से कॉफी पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी बाज जैसी नजरें इन तीनों के एक एक शब्द को तौल रही थी। नैना ने कहा, तो मेहरबानी करके ये अपनी प्यार भरी बातें अपने पास रखिए और यहाँ से दफा हो जाइए। मैं आप दोनों के साथ कहीं नहीं जाने वाली। और ऐसे भी जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं, वहां मैं कैसे जा सकती हूँ? सौर और वीर तो जैसे पत्थर के हो गए।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। सौर्य फिर भी खुद को काबू करके नैना की आंखों में छिपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीर वह तो जैसे पागल ही हो गया। वह गिड़गिड़ाते हुए, देख गुड़िया, मैं अपनी बहन को तुझसे भी ज्यादा जानता हूँ। तुझे रघुवंशी विला नहीं जाना है, मत चल, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं, सौर्य भाई, काव्या भाभी, नायरा, हम सब शहर छोड़ देंगे, वह घर छोड़ देंगे, लेकिन प्लीज एक बार अपने इस भाई पर भरोसा करके देख, यहाँ से निकल चल। नैना का कलेजा कट रहा था, पर उसने अपनी आंखों में एक कतरा भी आंसू नहीं आने दिया। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और उसकी आवाज हॉल में बिजली की तरह करकी, बेबी, अभी इसी वक्त इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालिए। शायद इन रघुवंशियों का गुरूर इतना बड़ा है कि इन्हें सीधी बात समझ नहीं आती। देखिए तो कैसे बेशर्मों की तरह यहाँ पड़े हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसे मुझे इन पर दया आ जाएगी। वीर और सौर जैसे काठ मार गए। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये उनकी वही बहन है जिसे उन्होंने अपनी पलकों पर बिठाया था। नैना वीर और सौर्य की ओर नफरत से देखते हुए बोली, आप दोनों को रत्ती भर भी शर्म नहीं है? बड़ा गुरूर था ना रघुवंशियों को। अगर इस तरह आपको गिरगिट की तरह रंग बदलते और रोते हुए आपके दादाजी ने देख लिया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो गोली मेरे लिए चली थी वो आप दोनों के सीने के पार हो जाए। इसलिए अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाइए और दोबारा कभी लौटकर मत आना, क्योंकि आप दोनों के लिए नैना मर चुकी है, हमेशा के लिए। इतना कहते ही नैना एक पल भी वहाँ नहीं रुकी। वह तेजी से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसे डर था कि अगर वह एक सेकेंड भी और वहाँ रुकती तो उसके भाइयों का चेहरा देखकर उसका सारा नाटक टूट जाता। सौर और वीर वहीं जर खड़े रह गए थे। वीर के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस हकलाते हुए बोला, भाई, हमारी गुड़िया हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? वो हमें बेगैरत कह रही है। सौर ने वीर का कंधा पकड़ा और भारी आवाज में कहा, चल वीर। वह जबरदस्ती उसे घसीटते हुए रनावत मेंशन की चौखट से बाहर ले गया। कमरे के अंदर घुसते ही नैना ने दरवाजा बंद किया और जमीन पर ढह गई। उसका कलेजा जैसे कोई आरी से चिर रहा था। वीर और सौर्य के रोते हुए चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। फुट फुट के वह रोते हुए, भाई मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ा, मैं मजबूर थी, अपनी इस छोटी बहन को माफ कर देना। तभी मृत्युंजय के कमरे में दाखिल होते ही तालियों की गूंज सुनाई दी। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, पर नैना की हालत देख उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। मृत्युंजय ने ताली बजाना बंद किया और एक कदम आगे बढ़ा। वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने स्वीटहार्ट, मजा आ गया। वैसे मैंने तो तुम्हें कुछ और करने के लिए कहा था ना कि एक बेबस नौकरानी और लाचार अबला बनकर उनके सामने जाना, लेकिन तुमने तो पासा ही पलट दिया। भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था? नैना ने उसकी आंखों में आंखें डाली, पर लफ्ज एक भी नहीं निकला। वह एक मूर्ति की तरह खामोश खड़ी रही। मृत्युंजय झटके से नैना की बाजू पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए दहाड़ा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। नैना का सब्र अब जवाब दे गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चीखते हुए बोली, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नहीं मानती मैं तुम्हारी बात। तुम बार बार मेरे अपनों का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल करते हो ना, तो लो, मैंने वह बुनियाद ही खत्म कर दी। अब बंद करो यह अपना गंदा खेल। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता उन रघुवंशियों से। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। नफरत है मुझे रघुवंशियों से। अब तुम मुझे मेरे अपनों के नाम पर बार बार ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे। मृत्युंजय की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह नैना के चेहरे के करीब आया और उसके उलझे हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बहुत अच्छा किया तुमने स्वीटहार्ट। यकीन मानो, यही तो मैं चाहता था। नैना की भौवें तन गई। वह हकबकाकर उसे देखने लगी। मृत्युंजय ने कहा, तुमने सही सुना। अगर मैं तुमसे सीधा सीधा कहता कि उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो, तो तुम कभी नहीं सुनती। तुम्हारी फितरत है हर काम उल्टा करने की।
जो तुमसे कहा जाए वह बात तुम्हें समझ कहाँ आती है। मैंने बस तुम्हें उकसाया और तुमने वही किया जो मैं चाहता था। उसने नैना की ठुड्डी को मजबूती से पकड़ा। आज मेरा मूड फ्रेश है। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुमने उन दोनों भाइयों का उतरा हुआ चेहरा, उनकी आंखों की बेबसी और वो टूटता हुआ रघुवंशियों का घमंड, सब तुमने खुद अपने हाथों से खाक कर दिया। नैना ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। मृत्युंजय उसके और करीब आया। उसकी आवाज अब जहरीली हो चुकी थी। और रही बात तुम्हें ब्लैकमेल करने की, वह तो मैं जब चाहूं कर सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तुम्हें माननी ही होगी। तुम चाहे दुनिया के सामने चिल्लाकर कहो कि तुम्हें रघुवंशियों से नफरत है, पर मैं जानता हूं स्वीटहार्ट, तुम आज भी अपने परिवार से उतने ही प्यार करती हो जितनी पहले करती थी। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम अपने भाइयों के लिए 100 जख्म लेने को रेडी थी और कहती हो कि तुम्हें उनसे नफरत हो गई है। तुम्हारे दिल में अपनों के लिए जो ये छिपा हुआ प्यार है ना, यही प्यार तुम्हारे लिए जहर बन जाता है और मेरे लिए अमृत। नैना ने मृत्युंजय की आंखों में सीधे देखते हुए अपनी आवाज में बर्फीली ठंडक घोली। ज्यादा खुशफहमी मत पालो मृत्युंजय रनावत। मेरा वो फैसला तुम्हारी जीत नहीं, मेरी मजबूरी का अंत था। और यह जो तुम बार बार मुझे अपनी शर्तों की बेड़ियों में जकड़ने की धमकी देते हो ना, बंद करो इसे, क्योंकि खौफ की भी एक लिमिट होती है। मृत्युंजय ने एक भव्य सिकोरी। वह उसकी बातों का लुत्फ उठा रहा था। नैना कड़वी मुस्कान के साथ बोली, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, बेहद सनकी और जालिम। उसका एक गुलाम था जिस पर वह हर रोज नए सितम ढाता था। गुलाम को तड़पता देख राजा को सुकून मिलता था। गुलाम चाहकर भी बगावत नहीं कर सकता था और राजा को लगता था उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जानते हो अंजाम क्या हुआ? एक दिन गुलाम मर गया और उसके कुछ ही दिनों बाद वह राजा भी मर गया। मृत्युंजय की आंखों में एक चमक उभरी। नैना उसके और करीब आई और बोली, जानते हो क्यों? क्योंकि राजा का सुकून उस गुलाम की चीखों में था। गुलाम खत्म तो राजा का वजूद और उसकी खुशियां भी खत्म। कहीं ऐसा ना हो मृत्युंजय रनावत की तुम्हारी हालत भी उस राजा जैसी हो। जिस दिन मेरे अंदर का डर मर गया, उस दिन तुम्हारी जीत का मकसद भी मर जाएगा। मृत्युंजय के चेहरे पर एक जानलेवा और गहरी मुस्कान उभरी। उसने अपनी भारी आवाज में बोला, कहानी अच्छी थी स्वीटहार्ट, पर शायद तुम्हारा वह राजा दिमाग से पैदल था। उसने गुलाम को मरने ही क्यों दिया? अगर मैं उस जगह होता तो उसे मरने की इजाजत ही नहीं देता। उसने नैना की कमर के पास हाथ टिकाया और उसे दीवार से सटाते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया, सुनो, ना मैं वो राजा हूँ और ना ही मैं तुम्हें मरने दूंगा। तुम मेरी वह गुलाम हो जिसकी मौत की तारीख और जीने की मोहलत दोनों मेरे दस्तखत की मोहताज है। तुम मरोगी भी तब जब मैं अपनी नफरत से थक जाऊंगा, और फिलहाल मेरी नफरत अभी जवान है। नैना ने उसे धक्का देना चाहा, पर मृत्युंजय टस से मस नहीं हुआ। वह बोला, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें टूटने दूंगा, बिखरने दूंगा, पर खत्म नहीं होने दूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम खत्म हो गई, उस दिन मेरी दुश्मनी का मज़ा भी खत्म हो जाएगा। और तुम इतनी फालतू नहीं कि मैं अपना खिलौना इतनी जल्दी तोड़ दूं। मृत्युंजय जैसे ही कमरे से बाहर निकला, नैना की आंखों से फिर से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने वो खत निकाला जो अदिति ने उसे दिया था, जो उसकी रूह को छलनी कर चुका था। नैना बोली, मैंने वही किया जो बड़े पापा ने मुझसे कहा था। मैंने अपना फर्ज निभा दिया बड़े पापा। उसने उस पत्र को फिर से अपनी आंखों के सामने रखा, जिसके शब्द उसके आंसुओं से धुंधले हो रहे थे। पत्र में रणविजय जी ने लिखा था, मेरी प्यारी नैना, मेरी बच्ची, आप कैसी हैं यह पूछने का अधिकार शायद मैं खो चुका हूँ। आपके मन में हजारों सवाल होंगे, पर शायद उनके जवाब देने वाला कोई नहीं है। पर यकीन रखिए बेटा, वक्त की राख हटेगी तो आपको आपके हर क्यों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आपका यह बड़ा पापा आपसे एक भीख मांगता है। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी,
लेकिन मैं मजबूर हूँ। जो कुछ भी हुआ मुझे यकीन है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी वजह से रघुवंशी खानदान पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग चुका है। अब आपके लिए इस परिवार में कोई जगह नहीं है, इसलिए अब हमारे परिवार से आपका कोई रिश्ता नहीं है। रघुवंशी और रनावत वो दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, बल्कि दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे यदि आप यहाँ लौटी तो। एक विनती करता हूँ, आप हम सबसे अपना सारा रिश्ता तोड़ दीजिए। भूल जाइए कि रघुवंशी खानदान से आपका कभी कोई वास्ता रहा है। अब आप जहाँ हो वहीं अपनी दुनिया बसा लो, खुश रहो, पर कभी लौटकर रघुवंशी विला मत आना। सौर और वीर पागल हो गए हैं, वो आपको वहाँ से लाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन अगर वह आपको ले आए और आप वापस यहाँ आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मौत का तांडव मचेगा और पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। आपका बड़ा पापा हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता है मेरी बच्ची। उन दोनों के दिल में अपने लिए नफरत भर दो। कुछ ऐसा करो कि फिर कभी रनावत मेंशन की तरफ मुड़कर ना देखे। उन्हें बचा लीजिए, उन्हें खुद से बचा लीजिए, पर उनके साथ वापस मत आइए। एक बेटी चाहे जहाँ भी रहे, वो हमेशा अपने मायके की सलामती और अपने भाइयों की खुशहाली ही चाहती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी नैना भी यही चाहती है। हो सके तो अपने इस अभागे बड़े पापा को माफ़ कर देना, पर कभी वापस मत आना। नैना ने उस पत्र को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वह अपने भाइयों को गले लगाकर रोना चाहती थी, लेकिन उसके बड़े पापा की विनती ने उसके हाथों में नफरत की बेरिया डाल दी थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब एक ठंडी दृढ़ता थी। वह बोली, आपने कहा था ना बड़े पापा कि मैं उन्हें बचा लूँ, तो मैंने बचा लिया, तोड़ दिया अपने भाइयों का दिल। अब वह दोनों मुझसे नफरत करेंगे और यही उनकी सलामती की कीमत है। अब मेरे पास कुछ भी खोने को नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर नैना परेशानी से टहलते हुए, अदिति, मुझे नहीं लगता कि नैना हमें फ़ोन कर पाएगी। मृत्युंजय रनावत के साए से बचकर निकलना या फ़ोन करना नामुमकिन जैसा है। वो फंसी हुई है वहाँ। अदिति गहरी सोच में बोली, तू उसे नहीं जानती है। 18 साल रही हूँ उसके साथ। वह कोई मोम की गुड़िया नहीं है, बल्कि वक्त आने पर लोहे की ढाल बन जाती है। जब उसने कहा है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेगी। बस दुआ कर कि वह रनावत उसकी चाल ना समझ पाए। अदिति ने मन को डाइवर्ट करने के लिए अपना फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने सोशल मीडिया खोला, उसकी नज़र एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पर रुकी। वह हैरानी से आंखें सिकुड़ते हुए, बिग मास्टर, ये क्या नाम हुआ? नैना बोली, क्या हुआ? ऐसा क्या देख रही है? अदिति बोली, देखना कैसी अजीब प्रोफाइल है, ना कोई फोटो ना कोई असली नाम। बिग मास्टर, आजकल के लड़के भी ना खुद को डॉन समझते हैं। नैना हल्की मुस्कान के साथ बोली, छोड़ना, या तो ब्लॉक कर दे या इग्नोर। हजारों लोग भेजते हैं, किस किस पर सिर खपाएगी। अदिति ने कहा, सही कह रही है, ना एक्सेप्ट करना है ना ब्लॉक, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दे। वह फ़ोन बेड पर पटक कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा अगस्त्य किसी छोटे बच्चे की तरह लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए, हे भगवान, 3 घंटे हो गए, मेरी छिपकली ने अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? ऐसा क्या हुआ? क्या उसे शक हो गया है? उसने हार मानकर मैसेज बॉक्स खोला। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने कांपती उंगलियों से टाइप किया, हाय। जैसे उसने सेंड बटन दबाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। अदिति इस वक्त वॉशरूम में थी, तभी बेड पर रखे उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। अगस्त के हाय वाला मैसेज ने नोटिफिकेशन की रिंगटोन बजा दी, लेकिन उसी पल उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अदिति अभी भी वॉशरूम में थी और स्क्रीन पर कुणाल का नाम चमक रहा था। उसने घबराते हुए फ़ोन उठाया और कुणाल की बेबस आवाज़ सुनी। कुणाल बहुत थकी और उम्मीद भरी आवाज़ में बोला, अदिति। अदिति, नैना से मुलाकात हुई क्या?
क्या कहा उसने? वह मुझसे मिलेगी ना? प्लीज़ सच बताना, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। नैरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को स्थिर करने की कोशिश की। कुणाल, मैं नैरा हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुणाल को उम्मीद नहीं थी कि वह फ़ोन उठाएगी। वह बोला, सॉरी, मगर यह नंबर तो अदिति का था, तो मुझे लगा। नैरा ने कहा, हाँ, अदिति वॉशरूम में है, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। और गुड न्यूज़ है, अदिति नैना से मिलने गई थी। नैना ने कहा है कि वो तुमसे मिलने की पूरी कोशिश करेगी। तुम बस अपना ख्याल रखो और ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल की आवाज़ में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसमें एक गहरा दर्द भी छिपा था। वह बोला, बस एक बार मैं अपनी नैना से मिल लूँ, उसके बाद मेरी सारी परेशानियाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उसे देखे बिना जीना मुश्किल हो रहा है नैरा। नैरा का मन भर आया। उसने बात बदलने की कोशिश की। खैर, तुम यह सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसे हो? वहाँ ठीक तो हो ना? कुणाल और उसके बीच हल्की हल्की बातें शुरू हो गई, जिससे कुछ पलों के लिए कुणाल ने थोड़ा हल्का महसूस करा था। उधर अगस्त्या अभी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठे स्क्रीन को घूर रहा था। उसके हाय का रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि अदिति का फोन तो नैरा के हाथ में था और वो कुणाल से बात कर रही थी। अगस्त्या अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए छत की ओर देखने लगा। उसने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाए और कुर्सी के पीछे की तरफ झुकते हुए एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वह बोला, पहली बार अगस्त्य किसी के लिए इतना बेचैन हुआ है। दुनिया कहती थी कि मुझ जैसे लड़के को कभी प्यार नहीं हो सकता था, पर मेरी छिपकली ने तो एक ही मुलाकात में मेरा पूरा सिस्टम हिला दिया था। उसने लैपटॉप को बड़े प्यार से देखा, जैसे स्क्रीन पर अदिति का चेहरा हो। वो सचमुच अलग है, मेरे टक्कर की है, वरना आज तक जितनी भी मिली सब बोरिंग थी। किसी में वो तेवर नहीं था जो मेरी इस छिपकली में है, और शायद उसकी यही बात मुझे उसका दीवाना बना गई। बस एक बार वो मुझसे बात करना शुरू कर दे, फिर मैं उसे दिखा दूंगा कि अगस्त्य सिर्फ शरारतें करना नहीं जानता, बल्कि हाथ थामना और उसे ताउम्र निभाना भी जानता है। वो खुद से ही हंस पड़ा, जैसे अपनी बेबसी पर उसे हंसी आ रही हो। कहाँ मैं लड़कियों के मैसेज इग्नोर करता था और आज उसके एक हाय के इंतजार में पलके बिछाए बैठा हूँ। पर जो भी है अदिति, तुम मेरे दिल की उस हिस्से में पहुँच गई हो जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया है। तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए मुझे अगर इस दुनिया से लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने फिर से लैपटॉप की तरफ देखा, पर इस बार उसकी नज़रों में एक तरफ और उसे अपना बनाने की चाहत थी। वह अभी अदिति के ख्यालों में उसी मीठी दुनिया में था जहां उसकी छिपकली उसे पहली बार मुस्कुराकर देख रही थी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि कब उसके केबिन का भारी दरवाजा खुला और कब मृत्युंजय अंदर दाखिल हुआ। मृत्युंजय की पैनी नजरें अगस्त्य के चेहरे पर आए उन बदलावों को पढ़ रही थी। उसने देखा कि उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, एक सुकून भरी मासूम मुस्कान। मृत्युंजय चुपचाप सोफे पर बैठ गया, अपनी सिगरेट जलाई और धुएं का एक गहरा कस लेकर अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, लगता है बरखुदार को मोहब्बत होने लगी है। अगस्त्य जैसे किसी सपने से झटके के साथ जागा। उसने पलटकर देखा तो सामने मृत्युंजय को पाकर वह थोड़ा शक पका गया। उसने खुद को तुरंत नॉर्मल किया और अपनी कुर्सी सीधी की। अरे तू कब आया? वह पूछा, मृत्युंजय आंखें सिकुड़ते हुए। तब जब तू किसी के ख्यालों के समंदर में गोते लगा रहा था। क्या सच में प्यार हो गया है तुझे? अगस्त्य ने एक पल के लिए खिड़की की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए, पता नहीं, पर लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। यह सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक कड़वी और सर्द मुस्कान उभरी। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए अपनी आवाज को और सख्त कर लिया, दोस्त, इन प्यार वार के झांसों में मत पड़ो। इसमें सिर्फ दर्द मिलता है, और जब वो दर्द मिलता है ना, तो हर कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेहतर होगा कि चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। अगस्त्य ने थोड़ा मुंह बनाया और चिढ़ते हुए बोला, क्या यार, तू क्या नहीं चाहता कि मेरा भी घर बस जाए? देख, जैसा तेरा बस गया है।
घर बसने की बात सुनते ही मृत्युंजय का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उसकी आंखों में नफरत और जुनून फिर से जाग उठा। वह सपाट आवाज में बोला, मैंने कोई घर नहीं बसाया है अगस्त्य। भूल मत कि यह सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगस्त्य समझ गया था कि इस वक्त उससे बहस करना बेकार है। वह खामोश हो गया, लेकिन उसके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। वह मन ही मन बोला, बोल ले भाई, जितना बोलना है बोल ले। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मुझे सब पता है कि तू किसी भी कीमत पर अपनी नैना को छोड़ने वाला नहीं है। अब तो 1 साल बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है और तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाता है। गार्डन की ठंडी हवाओं के बीच नैना एक पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसकी आंखों के आंसू अब सूख कर गालों पर लकीरें छोड़ चुके थे, पर दिल के अंदर का घाव गहरा होता जा रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, गौरी जी वहां खड़ी थी। गौरी जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा खुद को संभालो। पर क्या जरूरत थी अपने भाइयों को इस तरह जलील करने की? वो तो तुम्हें यहाँ से लेने आए थे, मौका था तुम्हारे पास यहाँ से जाने का। गौरी जी की बात सुनते ही नैना के अंदर दबा हुआ गुब्बारा फूट पड़ा। उसने अपनी पथरीली आंखें गौरी जी की ओर घुमाई और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं आपसे एक बात पूछूं आंटी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके बेटे ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है और मुझे पहले दिन से ही एहसास हो गया था कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते। कभी मेरी माँ को लेकर ताने मारना, तो कभी मेरा अपमान करना, तो कभी मेरे परिवार को अपमान करना। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि हमारे परिवारों के बीच कोई दुश्मनी है। नैना की आवाज़ में अब करवाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। वह बोली, लेकिन आप तो एक औरत है ना, आप तो माँ हैं। आपको पता है आंटी, जब 2 परिवारों की रंजिश होती है तो हमेशा एक बेटी ही क्यों पिसती है? क्यों हर कुर्बानी एक लड़की से ही मांगी जाती है? आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? उससे सवाल क्यों नहीं किया कि वह एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? आप लोग तो उसका ऐसे साथ देते हैं जैसे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गौरी जी खामोश हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। नैना ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, अब आप कह रही हैं कि मैंने अपने भाइयों को क्यों जलील किया? तो और क्या करती मैं? यदि मैं उन्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती तो वे बार बार यहाँ मुझे लेने आते, और आपका बेटा, वो मुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देता। मैंने अपने भाइयों की जान बचाने के लिए, उन्हें इस दलदल से दूर रखने के लिए आज रघुवंशियों से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया। पर आपके बेटे को तब भी चैन नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है वो मुझसे। अगर इतनी ही नफरत है तो मार क्यों नहीं देता मुझे? खत्म क्यों नहीं कर देता ये सारी कहानी एक ही बार में? नैना की बातें सुनकर गौरी जी की आंखें झुक गईं। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। उन्होंने नैना का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन नैना ने खुद को पीछे खींच लिया। गौरी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि मृत्युंजय ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसे तुम्हारी मासूम जिंदगी को इस बदले की आग में झुकने का कोई हक नहीं था, लेकिन हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते हैं बेटा। आज अगर मैं उसे समझाने जाऊं भी तो शायद मैं ही उसकी नज़रों में गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि तुम अभी पूरा सच नहीं जानती हो। जिस दिन तुम्हें वह सच मालूम चलेगा, तभी नैना बीच में ही टोकते हुए, तो बताइए ना कौन सा सच है वो? बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा सच है जिसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मान लेती हूँ आंटी कि आपके बेटे के साथ मेरे परिवार ने बहुत कुछ गलत किया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या किसी और का किया हुआ गलत आपके बेटे के गुनाह को कम कर देता है? क्या उसकी तकलीफ उसे यह हक देती है कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे? नैना की आवाज़ अब काँप रही थी। वह चीखना चाहती थी पर उसका गला रूंध गया था। मुझसे मेरा परिवार, मेरी पहचान, मेरी माँ तक को छीन लिया। 18 साल बाद मैं भोपाल लौटी थी आंटी। बहुत सारे सपने थे। सोचा था अपनी मॉम के पास रहूंगी, अपने भाइयों का प्यार पाऊंगी, लेकिन देखिए मेरी किस्मत।
मुश्किल से 1 हफ्ता भी मैं अपनों के साथ सुकून से नहीं रह सकी। मुझे इस कैद खाने में लाकर डाल दिया गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और गौरी जी की ओर एक ठंडी नजरों से देखा। खैर, मैं आपसे क्यों शिकायत कर रही हूँ? आखिर आप एक माँ है ना, और एक माँ को उसका बेटा कभी गलत नहीं लग सकता। आपके लिए उसके जख्म बड़े हैं और मेरे ये ताजे घाव शायद आपके लिए बस एक समझौता है। गौरी जी ने नैना के चेहरे को देखा, जो इस वक्त दर्द और नफरत से भरा हुआ था। उनके होठ कांपे, कुछ कहने के लिए खुले भी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने एक गहरी और बोझिल सांस ली और मन ही मन महाकाल से प्रार्थना करने लगी। तुम अभी इस हालत में नहीं हो नैना कि तुम्हें सच बताया जाए। तुम यह सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी बेटा। मैं नहीं चाहती कि जिस परिवार को तुम अपनी जान मानती हो, उनके लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा हो जाए। 20 साल पहले जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता। हम सब अपने अपने कर्मों के जाल में बंधे हुए हैं। जब तक वक्त और हालात नहीं बदलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। गौरी जी अपनी आंखें बंद की और अपनी कुल देवी और महाकाल को याद किया। हे महाकाल, बस यही विनती है कि जब इस बच्ची के सामने वह भयानक सच आए तो इसे समझने की ताकत देना, इसे टूटने से बचा लेना, सब संभाल लेना प्रभु। वहीं रघुवंशी कॉर्पोरेट के उस आलीशान केबिन में इस वक्त ऐसी खामोशी पसरी थी जो किसी बड़े धमाके से पहले महसूस होती है। पृथ्वी रघुवंशी अपनी ऊंची पीठ वाली चेयर पर बैठे थे। उनकी उंगलियां उस सुनहरे इनविटेशन कार्ड को सहला रही थी, जैसे वो कार्ड नहीं बल्कि मृत्युंजय रनावत की गर्दन हो। खन्ना पास ही खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही थी कि वह इस वक्त मौत के साए में खड़ा है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। मालिक, वो टेंडर रनावत को मिल चुका है और यह कार्ड उसी खुशी में दी जा रही ग्रांड पार्टी का है। मृत्युंजय रनावत ने पूरे भारत से बड़े बड़े उद्योगपतियों और रसूखदार नेताओं को बुलाया है। वह अपनी जीत का ढिंढोरा पूरे देश में पीटना चाहता है। खन्ना की बात सुनकर पृथ्वी रघुवंशी के जबड़े भिज गए। उन्होंने कार्ड को अपनी मुट्ठी में इस तरह भींचा कि वह कीमती कागज एक बेजान टुकड़े में तब्दील हो गई। वह अपनी चेयर से उठे और केबिन की कांच वाली दीवार के पास जाकर बाहर फैले भोपाल शहर को देखने लगे। वह भारी और डरावनी आवाज में बोले, खन्ना, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह किसका कार्ड है और किसके लिए है। यह इनविटेशन नहीं, मेरी वजूद को दी गई चुनौती है। कभी भोपाल की हर ईंट पर पृथ्वी रघुवंशी का नाम लिखा होता था, लेकिन जब से वो एमजे यानी मृत्युंजय रनावत वापस आया है, जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। टेंडर हो या बिजनेस डील्स, मृत्युंजय एक शिकारी की तरह हर चीज उनके मुंह से छीन रहा था। पृथ्वी रघुवंशी ने एक लंबी कस खींची और सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए केबिन के अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। वह बोले, खन्ना, भोपाल के सबसे बेस्ट शूटर का इंतजाम करो। सुनते ही खन्ना के हाथ पैर फूलने लगे। उसने हकलाते हुए पूछा, लेकिन मालिक, किसके लिए? किसका काम तमाम करना है? पृथ्वी रघुवंशी ने मेज पर झुककर एक नाम लिया। वह नाम सुनते ही खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया और वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन मालिक, वह तो आपके अपने, वह तो। पृथ्वी जी गरजते हुए, मैंने कहा ना, जैसा कहा गया है वैसा करो। मुझे अब उसकी लाश चाहिए खन्ना, बस लाश। जो मेरे रास्ते का कांटा बने उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। खन्ना का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने कांपते हाथों से जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, यह इंसान ही या इंसान के रूप में कोई दानव। उसके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी पूछने की। पृथ्वी जी ने खन्ना की घबराहट ताड़ ली और बोले, जो पूछना है पूछो खन्ना। खन्ना ने अपनी हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए सवाल पूछ ही लिया जो उसे परेशान कर रही थी। मालिक, एक बात समझ में नहीं आई। आपकी असली पोती तो नायरा है। यदि मृत्युंजय रनावत को आपको नीचा ही दिखाना था या बदला लेना था,
तो उसे नायरा को निशाना बनाना चाहिए था। नैना तो आपकी अपनी सगी पोती नहीं है, वह तो त्रिशा मैम की बेटी है। भले ही उसने आपको हमेशा दादाजी कहा, पर रिश्ता तो नाना का है ना। फिर मृत्युंजय ने नैना को ही क्यों चुना? क्या सिर्फ उस टेंडर के लिए? पृथ्वी जी की आंखों में एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी चमक उभरी। उन्होंने अपनी कुर्सी घुमाई और खन्ना की ओर झुककर धीमी आवाज में बोले, खन्ना, तुम सिर्फ ऊपर की परत देख रहे हो। उसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो उस टेंडर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। मृत्युंजय ने नैना को सिर्फ टेंडर पाने के लिए मोहरा नहीं बनाया है, उसके पीछे कोई और भी गहरा खेल है जिसे वो अंजाम देना चाहता है। पृथ्वी जी ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में कुचल दिया, जैसे वह मृत्युंजय को कुचल रहे हो। वह बोले, वह जब 8 साल का था तब भी उसका दिमाग 15 साल के बच्चे जैसा तेज चलता था। वह खतरों को भांपना और चाले चलना बचपन से जानता है। अफसोस, उस समय मैंने उसे सिर्फ एक बच्चा समझकर छोड़ देने की गलती की। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उनकी आवाज़ में अब एक हिंसक पछतावा था। यदि उस समय मैंने उसे मौत का घाट उतार दिया होता तो आज उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चुनौती दे सके। वह नैना के जरिए रघुवंशी खानदान की उस नस को दबा रहा है जहां सबसे ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन वह भूल रहा है कि मैं उसी शतरंज का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ जिसे मात देना आसान नहीं। खन्ना, निशाना चुकना नहीं चाहिए। वहीं रनौत मेंशन में नैना बाथरूम में रुकी हुई सासू के साथ खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके कांपते हाथों में अदिति का दिया हुआ मोबाइल था। उसने गहरी सांस ली और अदिति का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ अदिति और नैना बेसब्री से नैना के कॉल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही फोन बजा, अदिति ने झट से फोन उठाया। अदिति ने फुसफुसाते हुए स्पीकर ऑन किया और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वह बेचैनी से बोली, नैना, तू कैसी है? ठीक तो है ना? नैना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ अदिति, पर सुनो, यहाँ से निकलना नामुमकिन जैसा है। मृत्युंजय ने चारों तरफ पहरा लगा रखा है। मैंने कोशिश की थी, पर बॉडीगार्ड्स परिंदे को भी पर नहीं मारने दे रहे हैं और मैं घर के बड़ों से मदद नहीं ले सकती, वरना उन्हें शक हो जाएगा। नैना पूछी, तो फिर क्या करोगी? हम वहाँ आ जाए क्या? नैना ने कहा, नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। नैना ने फ़ोन पर अपना खतरनाक प्लान विस्तार से बताया। जैसे जैसे वह बोल रही थी, दूसरी तरफ अदिति और नैना के चेहरे का रंग उतरता गया। वह दोनों एक साथ चिल्लाते हुए, तू पागल हो गई है क्या नैना? यह बहुत रिस्की है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। नैना ने कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, लेकिन यहाँ से निकलने का बस यही एक उपाय बचा है। और हाँ, तुम दोनों बस रेडी रहना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। अदिति कांपते हुए, ओके ठीक है, तू बस वहाँ पहुँच, हम कुणाल के साथ वहीं मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। नैना ने फ़ोन काटा और उसे वापस छिपा दिया। क्या करने वाली है नैना, और क्या है पृथ्वी रघुवंशी का प्लान? किसे मारने के लिए वो शूटर को हायर कर रहा है? नैना और पृथ्वी रघुवंशी के प्लान के बारे में क्या मृत्युंजय को एहसास होगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।